हेलो ऑल। तो आज हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल टीम की। इंडियन फुटबॉल टीम की स्टोरी क्या है? इंडियन फुटबॉल टीम ने आज तक फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेला? इसके पीछे रीजंस क्या हैं? क्या सच में जूते ना होने की वजह से 1950 में क्वालिफाई करने के बाद भी हम फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे? इंडियन फुटबॉल टीम पे बैन क्यों है? क्या हिस्ट्री है इंडियन फुटबॉल टीम की? 1950 से लेकर 1960 तक इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन एरा था, ऐसा क्यों कहा जाता है? और उसके बाद से सिर्फ डिक्लाइन ही हुआ है, इसका रीजन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट या कुछ और अब यहाँ से इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो में हम ये सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी टू द जस्ट अबाउट द स्टोरी ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। – 2018 में शायद आपने सुनील छेत्री, जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, उन्हें टीवी पे देखा होगा। वो ये अपील कर रहे थे कि प्लीज मैचेस देखने के लिए स्टेडियम में आए, चाहे हमें गालियां दे, चाहे हमारी तारीफ करें, चाहे हमारे लिए हूटिंग करें, बट प्लीज स्टेडियम में आके करें। उनकी अपील लो अटेंडेंस को लेकर थी। प्लीज कम एंड सपोर्ट अस, एनकरेज अस, वॉच अस, अब्यूज अस, क्रिटिसाइज अस, टॉक अबाउट द गेम, गो बैक होम, हैव डिस्कशंस, मेक पैनल्स, बट प्लीज गेट इन्वॉल्व्ड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जिस मैच के बाद उन्होंने ये अपील की थी, उस मैच को सिर्फ 2600 यानी कि 2600 लोग देखने आए थे, जो कि मैं बता दूं कि बहुत ही कम अटेंडेंस होती है। क्रिकेट के कैप्टन को आप ऐसी अपील करते कभी नहीं देखेंगे। दिस इज समथिंग विच आई कैन प्रॉमिस यू। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो फुटबॉल वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो कतार में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसके फाइनल को देखने वाले इंडिया से 32 मिलियन लोग थे, जबकि 2019 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी व्यूअरशिप इंडिया से सिर्फ 13.5 मिलियन थी। इंडिया में इतना पॉपुलर स्पोर्ट होने के बाद भी इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन 139 करोड़ है, हम फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते? आपको जान के हैरानी होगी कि आइसलैंड, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 3.5 लाख है, उसने 2018 में रशिया में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। थोड़ा क्वालिफाइंग स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। हर एक वर्ल्ड कप में फीफा, जो कि फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड वाइड, वो डिसाइड करती है कि हर कॉन्टिनेंट से कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। तो हर कॉन्टिनेंट जैसे कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया, इन सब से टीम्स क्वालिफाई करती हैं, पर सबसे ज्यादा क्वालिफाई करने वाला कॉन्टिनेंट यूरोप होता है। होस्ट कंट्री, यानी कि जिस कंट्री में वर्ल्ड कप हो रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली बिना कोई क्वालिफाइंग मैच खेले क्वालिफाई कर जाता है, जो कि इस केस में कतार था। हमारे क्वालिफाइंग ग्रुप में जो टीम्स होती हैं, वो होती हैं ईरान, इराक, ऐसी टीम्स जहां पे अच्छे ग्राउंड्स तक नहीं है खेलने के लिए। फिर भी ये टीम्स कभी कभी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाती हैं, पर हम नहीं। टोटल 2011 देश जो कि फुटबॉल खेलते हैं, उनमें से हमारी रैंकिंग 106 है। पर 1950 से 1960 तक हालात ऐसे नहीं थे। इसको इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन एरा कहा जाता है। जल्दी से इस गोल्डन एरा की टाइमलाइन को देखते हैं। 1948 के ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने फ्रांस जैसी टीम को, जो कि इस बार वर्ल्ड कप में फाइनलिस्ट थी, उसको कड़ी टक्कर दी थी और उससे सिर्फ 2-1 से हारे थे। 1950 में इंडियन फुटबॉल टीम ने वर्ल्ड कप के लिए एक्चुअली क्वालिफाई कर लिया था। उस टाइम भी हमने अपने दम पे क्वालिफाई नहीं किया था, बल्कि जो हमारे ग्रुप्स में टीम थी जैसे म्यांमार, इंडोनेशिया, उन्होंने किसी रीजन से विड्रॉ कर लिया था, तो इसलिए हमें मौका मिला था उस वर्ल्ड कप में खेलने का। पर हम क्वालिफिकेशन मिलने के बावजूद वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रूमर है कि हमारे पास उस टाइम पे जूते नहीं थे, तो इसलिए हम उस वर्ल्ड कप में खेलने नहीं गए। असल में ये बात सिर्फ रूमर है और सच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जूतों के बिना खेलना 1953 के बाद बैन हुआ था और ये वर्ल्ड कप 1950 में हुआ था। कुछ पुराने प्लेयर्स और हिस्टोरियंस के हिसाब से रीजन ना जाने का था कि इंडिया के पास उस टाइम पे इतने फंड्स नहीं थे कि इंडियन टीम को ब्राजील खेलने भेजा जा सके। और 2 साल बाद 1952 में फिनलैंड में ओलंपिक्स थे, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ओलंपिक्स को वर्ल्ड कप से बड़ा माना जाता था। तो बेसिकली इंडियन मैनेजमेंट के पास चॉइस थी कि जो भी उनके पास फंड्स थे, उससे इंडियन टीम को वर्ल्ड कप भेजा जाए या ओलंपिक्स, और उन्होंने ओलंपिक्स को चूज किया। पर अब सोचा जाए तो ये इतना वाइज डिसीजन नहीं था। बट एनीवे, कमिंग बैक टू टाइमलाइन, 1951 में इंडिया ने ईरान को हराकर एशिया चैंपियनशिप जीती। 1956 में इंडियन टीम ओलंपिक्स का सेमीफाइनल खेलने वाली पहली एशियन टीम बनी। 1962 में हमने फिर से एशियन गोल्ड जीता। यहां तक तो सब ठीक था, पर इसके बाद इंडियन फुटबॉल टीम का बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ और 2022 में हमने रॉक बॉटम हिट किया जब इंडियन फुटबॉल टीम पे बैन लगा। इसी साल हमने विमेन का अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट करने की बिड जीती थी, पर फीफा ने AIFF
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो कि इंडियन फुटबॉल को चलाती है उसको बैन कर दिया, जिसका मतलब था कि अब हम अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होस्ट नहीं कर सकते थे। इसका रीजन फीफा थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बताती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि AIFF इंडियन फुटबॉल टीम को अच्छी तरह से नहीं चला रही, तो इसीलिए उन्होंने COA कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया इंडियन फुटबॉल टीम को चलाने के लिए, पर फीफा ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। असल में फीफा नहीं चाहता था कि COA इंडियन फुटबॉल टीम की सिलेक्शन करे, उनके इलेक्शंस में भाग ले। बेसिकली फीफा कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं चाहता था। फीफा के इस बैन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डर के अपने डिसीजन को रिवर्स किया और दोबारा AIFF को अपॉइंट किया और फीफा से ये रिक्वेस्ट की कि अंडर 17 फुटबॉल की बिड हमें वापस दी जाए, क्योंकि ये इंडियन फुटबॉल टीम की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा स्टेप था। और फाइनली 26 अगस्त को फीफा ने अपना बैन हटाया और इंडिया को अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होस्ट करने का दोबारा से मौका दिया। चलो वापस आते हैं इंडियन फुटबॉल टीम के डाउनफॉल के रीजंस पे। 1983 में इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। उससे इंडिया में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। मीडिया ने क्रिकेट को फुल अटेंशन दी, जिससे कि बहुत सारे स्पॉन्सर्स आए, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आए, यानी कि बहुत सारा पैसा आया। और इसमें क्रिकेट का दोष नहीं है, बल्कि हमारे प्लेयर्स ने तो अच्छा परफॉर्म किया। क्रिकेट टीम ने तो अपना काम किया और वर्ल्ड कप जीता, पर अनफॉर्चुनेटली मीडिया की वजह से सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम को ही उस टाइम पे इंपॉर्टेंस मिली और बाकी सभी स्पोर्ट्स निगलेक्ट हुई। इसका बहुत बुरा असर फुटबॉल पे पड़ा। यहाँ पर क्रिकेट को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं है, बल्कि मीडिया और फुटबॉल मैनेजमेंट को है, जिन्होंने क्रिकेट की जीत से इंस्पिरेशन नहीं ली और फुटबॉल को ग्रोथ के पाथ पे नहीं रखा। अगर हम इंडिया में फुटबॉल की टैलेंट की बात करें तो टैलेंट की कमी नहीं है। जिस देश में 140 करोड़ की पॉपुलेशन हो, वहां पे टैलेंट की कमी नहीं हो सकती। आइसलैंड जैसा देश जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 3.5 लाख है, उसने इंग्लैंड को यूरो कप में हराया था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। पॉपुलैरिटी में इंडिया में फुटबॉल दूसरे नंबर पे आता है क्रिकेट के बाद। पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो फुटबॉल की व्यूअरशिप है वो इंडियन फुटबॉल को लेके नहीं है, बल्कि बाहर की फुटबॉल को लेके है, जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग और स्पेनिश लीग। अगर आप यहाँ पे किसी से इंडियन फुटबॉल टीम के 5 प्लेयर या इंडियन फुटबॉल लैडर के कोई भी 5 क्लब्स के नाम पूछ लेंगे तो आपको नहीं बता पाएंगे। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ फुटबॉल कुछ ही गिने चुने स्टेट्स में खेली जाती है, जैसे कि केरला, कोलकाता, गोवा और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। AIFF फुटबॉल को बाकी सभी स्टेट्स में ऐसे ग्रो करने में और ऐसे प्रमोट करने में बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है। आपको क्रिकेट में ऐसा डिफरेंस स्टेट्स के बीच में देखने को नहीं मिलेगा। हर स्टेट में क्रिकेट खेली जाती है। अगर फंड्स की बात की जाए तो BCCI जो कि इंडियन क्रिकेट टीम को चलाता है, वो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है और वो प्राइवेट एनोनिमस बॉडी है। और AIFF जो कि फुटबॉल को चलाता है, वो गवर्नमेंट बॉडी है। तो फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमोशन के लिए बहुत ही लिमिटेड फंड्स होते हैं। फुटबॉल में भी BCCI जैसे कोई प्राइवेट या सेमी प्राइवेट बॉडी होनी चाहिए जो कि खुल के पैसा लगा सके, जिससे प्लेयर्स की डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, प्लेयर्स की सैलरी बढ़े, मीडिया आए और बच्चों में भी फुटबॉल खेलने का, ना कि बस देखने का, एक इंसेंटिव आए। आज इंडिया के लोगों को पता है कि सिर्फ क्रिकेट में ही पैसा है, तो इसीलिए वो अपने बच्चों को बचपन से ही क्रिकेट खेलने के लिए इनकरेज तो कर देते हैं, पर कोई और स्पोर्ट नहीं। अगर हम फैंस की सपोर्ट की बात करें जो कि एक्चुअल में स्टेडियम में आके मैच देखते हैं, तो क्रिकेट को छोड़ के बाकी किसी भी स्पोर्ट में एक एम्बैरेसमेंट के बराबर है। अगर आप इंडिया में क्लब लेवल के तौर पे फुटबॉल अटेंडेंस को देखें, जो कि लोग स्टेडियम में मैच देखने आते हैं, तो वो मैक्सिमम 10 से 20 हजार के बीच होती है, जो कि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही कम है। वहीं अगर हम इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो उनकी फैंस की स्टेडियम में जाके मैच देखने की अटेंडेंस 40 से 50 हजार के बीच है, जो कि अगेन पॉपुलेशन के हिसाब से रिलेटिवली बहुत ही अच्छी है। तो इन सभी चीजों में, इन सभी फैक्टर्स में इंप्रूवमेंट कैसे होगी? स्टार्टिंग विद मीडिया एंड गवर्नमेंट, उनको चाहिए कि फुटबॉल को एक्टिवली और विद इंटेंट प्रमोट करें और जितने भी टूर्नामेंट्स करवाए जाएं उनकी ब्रॉडकास्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी स्पॉन्सर्स आएंगे और उसका मतलब है पैसा आएगा। अब इंडियन सुपर लीग ISL की वजह से ऐसा थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ है। ये एक राइट डायरेक्शन में एक स्टेप है, जो कि अगेन एक प्राइवेट बॉडी यानी कि रिलायंस की तरफ से आया है। अंबानियों ने पैसा लगाया है यहाँ पे। फुटबॉल की ग्रोथ ना होने का कारण ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इंडिया जैसे बड़े देश में सिर्फ 10 इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स हैं, पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए जो अफ्रीकन नेशंस हैं, उनके पास तो 10 तो क्या 5 स्टेडियम भी नहीं होते जो कि एक अच्छी क्वालिटी के होते हैं, फिर भी वो वर्ल्ड लेवल पे अच्छी फुटबॉल खेलते हैं। इसी वर्ल्ड कप को ले लीजिए, मोरक्को जो कि एक अफ्रीकन टीम है, उसने स्पेन, पोर्चुगल, बेल्जियम जैसी टीम्स को हरा के सेमीफाइनल में खेला। तो बात सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नहीं रुकती, एक्चुअल में पूरा कल्चर चेंज करने की जरूरत है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, फैन सपोर्ट, ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया, ये सब छोटे छोटे कॉग्स हैं एक इतनी बड़ी कल्चरल मशीनरी में। अगेन, इंडिया में कल्चर बदलने की जो पावर है वो फेमस लोगों में है, जैसे कि सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, मीडिया एक्सेट्रा। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, जैसे कि मोदी जी चाहे कोई काम करें चाहे ना करें, पर आपको उनके पोस्टर्स हर जगह दिख जाएंगे। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं बुराई नहीं कर रहा, बट ये एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। फुटबॉल को भी यही करना होगा। चाहे छोटा सा छोटा काम करें, पर उसकी ब्रॉडकास्टिंग, उसकी प्रमोशन बहुत बढ़ चढ़ के करनी होगी। और AIFF को सेमी प्राइवेट बॉडी में कम से कम चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा फंड्स की प्रॉब्लम रहेगी। या उनके साथ रिलायंस या और बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को पार्टनर करना पड़ेगा, जिसमें फंड्स की इन्फ्यूजमेंट में कमी ना हो। अगेन एग्जाम्पल, ISL इसीलिए फेमस हुई क्योंकि अंबानी ने हेल्प की। उसने अपने पैसे लगाए, जिससे कि अपने आप प्रमोशन हुई। उसने सेलिब्रिटीज को बुलाया, सेलिब्रिटीज ने टीम्स खरीदी। फॉर एग्जांपल, सौरव गांगुली ने कोलकाता की टीम खरीदी थी, तो इससे सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हुए, मीडिया इन्वॉल्व हुआ, स्पॉन्सर्स आए, पैसे आए। ऐसा करने से प्लेयर्स की सैलरीज बढ़ेगी और उनको और एड्स भी मिलेंगी, तो बच्चों को एक इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो बड़े होके फुटबॉलर बने, ताकि क्योंकि इसमें भी पैसा होगा। साइमन कूपर, जो कि वर्ल्ड के बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि छोटे देश जैसे कि पोर्चुगल और आइसलैंड वो इतने फुटबॉल में सक्सेसफुल क्यों होते हैं। उसका रीजन है उन बच्चों में, जो उनके देश के बच्चे हैं, उनमें वो फुटबॉल का कल्चर शुरू से होना। इंडिया को भी बच्चों को शुरू से फुटबॉल में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल पे छोटे छोटे शहरों में अच्छी एकेडमीज बनानी पड़ेंगी, क्वालिटी कोचेस को लाना पड़ेगा, जिन्हें इंटरनेशनल और यूरोपियन देशों के स्कूलों में कोचिंग देने या उनके क्लब्स में कोचिंग देने का एक्चुअल एक्सपीरियंस हो। अगर हम ये छोटे छोटे स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं तो आपको इंडियन फुटबॉल टीम में इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगी। अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया होने की वजह से इन चीजों में इंप्रूवमेंट होने लगी है, कम से कम कमियां दिखने लगी हैं। इसीलिए कबड्डी, बैडमिंटन, इन सब की भी प्रो लीग्स इंडिया में होने लगी हैं, जिससे कि क्रिकेट को छोड़ के और भी स्पोर्ट्स की इंडिया में डेवलपमेंट होने लगी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। एज अ स्पोर्ट्स लवर, आई रियली विश कि इंडियन फुटबॉल टीम वो ब्लू जर्सी हमें वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखे। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंडियन फुटबॉल टीम को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।